नहीं तो समझ नहीं आएगा। लेक्चर्स जो भेजे हैं उसके नोट जरूर बनाए होने चाहिए। जो बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ जरा, 2-3 बच्चों को। देवेन, देवेन, यस सर। बच्चे नोट्स बनाए हैं? सर 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन होगी। अगर नोट्स बनाए हैं तो समझ आएगा ढंग से, नहीं फिर दिक्कत होगी। मैंने सबको बोला हुआ है। माधव, नोट्स बनाए हैं? यस सर। सर अभी बस 2 लेक्चर्स तक के बना। हाँ, 2 के बनाए तब भी चल जाएगा काम। 2 के बनाए तो भी काम चल जाएगा। सर लेक्चर पर सारे सुन लिए थे। ये ध्रुवी, हाँ ध्रुवी, यस नोट्स नहीं सर। बनाए फिर अटेंड, नोट्स बनाए हैं तो अटेंड करने का फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं अटेंड करने का। यस सर। नोट्स बनाए हैं कि नहीं? सर 1.5 2 के बनाए हैं। चलो चलो सही है। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो ये एनटीएससी वगैरह के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तुम एटलीस्ट जो 9th 10th के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं। एटम का स्ट्रक्चर, नाम से है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, क्लियर? तो एटम का स्ट्रक्चर है तो ये बात तो सबको पता होगी, मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। एटम का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और ये साथ में इसके, ये साथ में इसके आएगा ये न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, उसके साथ में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये एटम का स्ट्रक्चर है। इन जनरल में बता दिया तुम्हें, अदरवाइज तो 1805 से स्टार्ट हो गया था। एटम की डिस्कवरी वगैरह 1805 से स्टार्ट हो गई थी। सारी डिटेल्स दी गई थी इसके बारे में, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसके साथ में जो होगा, इसके साथ जो होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है, जो शेल्स बने हुए हैं, सर्कुलर पार्ट जो बन रखा है, ऑर्बिट बने हुए हैं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। दिस इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है ये बताता है वॉल्यूम के बारे में, एटम के वॉल्यूम के बारे में। और मास के बारे में कौन बताएगा? न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का ही मास होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये वाला जो एक शेल, दो शेल, ये शेल्स है ना, जो ये इतना पार्ट, ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये बताएगा वॉल्यूम के बारे में, सही ना? ये बताएगा किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। तो ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या आएगा यहाँ पे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और यहाँ क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये सबको पता होगा कि पहला शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल है तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये पता ना सबको? यस सर। हाँ, ये पता होना चाहिए सबको, सही ना? नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मैंने बता दिया तुम्हें, इसी को हम डिस्कवर करेंगे आगे जाकर। जैसे पहले, सबसे पहले जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको पता होगा ये, कि पहले सबसे पहले स्टार्टिंग जो की थी 1805 या 1807 के आसपास में, डाल्टन ने स्टार्टिंग की थी एटम के लिए। जो स्टार्टिंग की थी पहले किसने की थी? डाल्टन ने। डाल्टन ने स्टार्टिंग की थी। और डाल्टन ने क्या, डाल्टन ने क्या बताया था? उसने सिर्फ एटम को डिस्कवर किया था। हाँ, उसने सिर्फ क्या किया था? एटम को डिस्कवर किया था। इसने सिर्फ एटम को डिस्कवर किया था, कोई डिटेल नहीं दी थी इसके बारे में। इसने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब आज की डेट में हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके इसके अलावा अदरवाइज टोटल, इन टोटल वी हैव 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही, ये तो सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर, सही ना, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के अंदर, माइनस में। प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। तो ये मैं कूलम ऐसा यूनिट है उसमें बता रहा हूँ। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास ये पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए हर एक को। प्रोटॉन का मास 1 AMU, 1 AMU यानी 1.67, 1.67 टू बी एग्जैक्ट, 25 भी आएगा साथ में, इंटू 10⁻27 kg।
1.6725 1.6725। न्यूट्रॉन का भी मास सेम होता है 1.6749 या 48 कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा ज्यादा होता है लेकिन हम दोनों का सेम मानते हैं मास केजी के अंदर। केजी के अंदर अब इसमें E बाय एम रेशियो पता होना चाहिए। E बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, E बाय एम रेशियो, हाँ जैसे ये तुम लोगों को याद है ना इस समय, ये सबको याद रहना चाहिए। E बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू पुट करो, M की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ऐसे ही E बाय एम रेशियो अगर बात करें प्रोटॉन की, E बाय एम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और मास की वैल्यू ये दे रखी है, मैंने भी बताई तुम्हें। सॉल्व करेंगे 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। आज आगे आ जा। कूलम पर केजी, हाँ बैठ, कूलम पर, देख क्लियर है, कूलम पर केजी। ई बाय एम की वैल्यू मैंने बता दी यहाँ पे, ई बाय एम इलेक्ट्रॉन की बता दी, ई बाय एम प्रोटॉन को बता दिया। बिल्कुल टिप्स होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ये मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की ई बाय एम वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ई बाय एम वैल्यू उसकी 0 है। तो ये बातें पता होनी चाहिए, ये बातें पहले से पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में जो भी लेक्चर होंगे तुम्हारे, उसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। अदरवाइज तो हम सारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर रदरफोर्ड पहला मॉडल आया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये सब तुमने पढ़ा भी होगा। फिर थॉमसन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आए हुए हैं, करना है, जिसको पूरा ढंग से करना है तो सारा करना पड़ेगा। तो ये वाली बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आएगा नेक्स्ट, जो आएगा इसमें एक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स कैसे दिया जाता है ये पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। कूलम्बिक फोर्स F, ये कैसे दिया जाता है ये पता होना चाहिए। कूलम्बिक फोर्स इज गिवन एज, ये तुम्हें डायरेक्ट याद करना भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर होता है 12th क्लास में फिजिक्स में, उसमें आएगा इसका डिटेल। F इज टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दो चार्जेस है, अगर दो चार्जेस हैं, मे बी दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में डिस्टेंस R है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। चार्ज Q1 है एक पे, दूसरे पे चार्ज Q2 है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। और K क्या है, कांस्टेंट है, K है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, यूनिट निकालोगे तो निकल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही आएगी, चक्कर लेने के बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और इससे तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर चाहोगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी, सही ना, इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी, ध्यान रखना चीज का। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, सही ना। के की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, 8.85 आएगी, 8.85 इंटू 10⁻12 के आसपास, वो चेक कर लेना तुम लोग। के की वैल्यू रेडी होनी चाहिए, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, F इंटू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और Q1 क्या है, चार्ज, Q2 क्या है, चार्ज, और R है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए हमेशा के लिए, ये मैं यूज करूंगा इसलिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अगर चार्जेस आ रहे हैं, सही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, यानी एक तरह से तुम मान लो करंट अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो QV भी होगा।
QVB, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू V होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो QVB होगा। ये सब फिजिक्स का ही काम है, लेकिन मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं, पहले से पता होगा तो तुम्हें सही रहेगा तुम्हारे लिए। दूसरा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, जनरली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में मूव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और वो फोर्स होता है mv²/r। रेडियस r है, मास इलेक्ट्रॉन का है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, mv²/r इस तरह से मूव करेगा। ये सारे फोर्सेस अभी याद रख लोगे तो फिर फायदा होगा, इससे आगे समझ आने में दिक्कत नहीं आएगी, आगे समझ आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और पोटेंशियल एनर्जी K/Q1 Q2 बाय, ये सब डेरिवेशंस होंगी इनके आगे जाकर इसमें, बाय आर, K/Q1 Q2 बाय आर। जो भी बच्चे हैं, K की वैल्यू मैंने बता दी तुम्हें, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बातें सारी पता होंगी तो चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सही ना। अब यहाँ पे मैंने क्या तुम्हें बताया, फोर्स की वैल्यू बताई है, ध्यान देंगे एक बार। मैंने तुम्हें फोर्स बताया है, कूलम्बिक फोर्स ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी बताया, ये होती है। K की वैल्यू बता दी, K कांस्टेंट वैल्यू है, ये बता दिया तुम्हें। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q इंटू E होता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड QVB होता है। फोर्स इज ड्यू टू mv²/r। फोर्स क्या होता है? mv²/r। नेक्स्ट, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है Q इंटू ई, इसमें E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी है। चलो नेक्स्ट, अब ये सब लिख रहे हो ना? लिखते जरूर रहना साथ साथ, ताकि याद होता रहे ये। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके अंदर अब यहाँ से जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, अब यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग है। पहले मैंने तो बताया, सबसे पहले इसके अंदर डाल्टन आया था एटम की डिटेल देने के लिए। कौन आया? डाल्टन, 1807 के आसपास। इसने एटम की डिस्कवरी की, लेकिन इसने कोई डिटेल्स नहीं दी इसके बारे में, और इसने बोला एटम इज इंडिविजिबल, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैं बीच बीच में तुमसे पूछूंगा, याद रखना, एटम क्या है? इंडिविजिबल, ये बोला इसने। डाल्टन के बाद इसकी डिटेल तुमने की हुई है सब, मोल का सब चैप्टर में भी है, तो इसको नहीं ले रहा मैं टॉपिक, है ना। फिर सेकंड नंबर पे डाल्टन के बाद कौन आया? थॉमसन, 1897। थॉमसन आया। थॉमसन ने, जे थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है ये। इसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ये पता होना चाहिए, सही ना। इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब इसने इसने क्या अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला था? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने, तुम बोल क्यों रहे हो बीच में? इसने क्या बोला था अपने मॉडल में? इसने बोला, सर इसने बोला था कि ये एक वाटरमेलन जैसा है, जिसमें जो उसके रेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और जो उसके अंदर सीड्स हैं ब्लैक ब्लैक, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस। हाँ, अब ध्यान रखना, जो भी बात इसने बोली थी उन सबकी लिमिटेशंस थी। इसने बोला था कि जो एक वाटरमेलन मानोगे ना, वाटरमेलन के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो रेड वाला पार्ट। वाटरमेलन के अंदर इसने अपना मॉडल जो है वो कंपेयर किया था किससे? इसने अपना मॉडल किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन से, या प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल। इसने बोला जो पॉजिटिव पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर, उसको मानना है रेड वाला पार्ट पॉजिटिव है, और जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं अंदर, उसको मानना है इलेक्ट्रॉन। तो इसने माना कि टोटल जो पॉजिटिव पार्ट है वो रेड वाला पार्ट है। रेड पार्ट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रेड पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन एटम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये दिक्कत थी इसके मॉडल के साथ। इससे मतलब पॉजिटिव पार्ट इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से कुछ, और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटरमेलन के अंदर। तो जो चीज बोली थी सबकी डीमेरिट। इसने पहले तो वाटरमेलन मॉडल मान लिया था। वाटरमेलन होता है सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड होता है, तो इसलिए पहली लिमिटेशन इसकी ये होगी, मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी। सबको पता है शेल्स का पार्ट सारा एम्प्टी मानते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस जो है वही होता है हमारा
सॉलिड पार्ट, वही सॉलिड पार्ट होता है। मेन मास इसका जो एटम का है कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ओनली, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है मेन जो इसका मास होता है, सही ना। तो ये पहली गलती इसकी यहाँ पे हो गई थी, इसने एटम को सॉलिड माना था, एटम ही कंसीडर्ड एटम टू बी सॉलिड स्फीयर, तो ये गलती हो गई थी इसकी पहली। दूसरा इसने क्या बोला था, दूसरा इसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्टेशनरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है एक पर्टिकुलर शेल के लिए, तो ये गलती हो गई इसकी। इसने बोला इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, वो गलत हो गया। इसने बोला एटम सॉलिड है, वो गलत हो गया। तीसरा इसने बोला जो पॉजिटिव पार्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी गलत हो गया, बिकॉज इट इज मेनली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, इट इज मेनली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्लियर, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो ये भी गलत था। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को इसलिए डिस्कार्ड किया हुआ है ना, लेकिन थॉमसन जो है इसने स्टार्टिंग की थी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को स्टार्ट करना कि कुछ है, कुछ तो है यहाँ पे, एटम तो है इसके अंदर, कुछ तो है, तो ऐसा स्टार्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके बाद जो इसके एक तरह से तुम कह लो असिस्टेंट थे रदरफोर्ड और बोहर, उन्होंने मतलब इसको आगे कंटिन्यू किया, रदरफोर्ड और बोहर ने इसको आगे कंटिन्यू किया था, और रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर दी थी। ध्रुव कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर ये याद करने है कि इसके असिस्टेंट कौन नहीं थे? क्या याद करना है? ये जो इनके असिस्टेंट कौन थे? क्या पूछ रहा है तू? ध्रुव ये सर, ये क्वेश्चन तो- पूछने वाला है, ये मतलब ये बता दिया मैंने ना, ये क्वेश्चन हाँ याद कर लियो तू। नेक्स्ट अब है जो मैंने बताया तुम्हें रदरफोर्ड, और दूसरा आया बोहर, रदरफोर्ड और बोहर। अब ये दोनों, इन दोनों ने आगे कंटिन्यू किया इसके वर्क को, क्या कहते हैं, अपने टीचर के वर्क को, और इन्होंने रदरफोर्ड जैसे था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। फिर आगे बोहर आया, उसने एटम के बारे में और करेक्शन की रदरफोर्ड के मॉडल। तो अब रदरफोर्ड मॉडल जो आया ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थॉमसन मॉडल लीस्ट इंपॉर्टेंट, डाल्टन मॉडल अभी के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आने हैं, न्यूमेरिकल उसी पे आने हैं, बोहर मॉडल के ऊपर, बोहर पोस्टुलेट्स के ऊपर, जो कि गलत था, लेकिन हमें न्यूमेरिकल उसी के करने हैं। तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। तो ये भी देख लेते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर लिख देना इसको, ताकि तुम्हें याद रहे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। थॉमसन आया तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड आया तो थॉमसन के लिए बस जो मेरिट मिली थी ना, उसने बोला जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट है, दैट इज एटम इज न्यूट्रल। ये बात उसने सही बोली थॉमसन ने जे थॉमसन ने एक बात क्या सही बोली थी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये होता भी है, जितना पॉजिटिव पार्ट होता है उतना ही नेगेटिव पार्ट होता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, इससे याद रहेगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसने क्या किया, रदरफोर्ड जो है ना उस समय काम कर रहा था किसके साथ, ये जो रेडियो एक्टिविटी पे काम करते हैं, रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा था, मैरी क्यूरी, पायरी क्यूरी, ये सब रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो रदरफोर्ड भी इनके साथ मिलकर के काम कर रहा था। तो इसलिए इसने जो पार्टिकल्स लिए वो उनसे रिलेटेड ही लिए, जैसे अल्फा पार्टिकल के ऊपर वर्क कर रहा था, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में इसको पता था कि अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम होती है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है एक्चुअल में, अल्फा पार्टिकल ये पता होना चाहिए तुम्हें, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He gives He2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He2 प्लस होता है अल्फा पार्टिकल। याद है बच्चों को, यही नहीं पता होगा पढ़ने के बाद कि वो बोलेंगे हीलियम है, हीलियम अल्फा पार्टिकल है, हीलियम नहीं है अल्फा पार्टिकल। हीलियम क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो होंगे, क्या कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसे रिलीज कर दिया है, समझिए कि नहीं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, इसलिए इसने इसको लिया, यानी इसका मास तो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, चार्ज नहीं है, चार्ज 2 प्लस आ गया, अल्फा फिर बीटा फिर चार्ज इसके पास कितना होगा, हीलियम 2 प्लस के पास 2 प्लस लिखा है तो 2 ही होगा चार्ज, 2 प्रोटॉन का चार्ज रहेगा इसके पास। अल्फा बीटा गामा सर हम अल्फा पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज अल्फा
हीलियम आयंस नहीं बोल सकते? एक ही बात है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है एक ही बात, पॉजिटिवली चार्ज। तो अल्फा बीटा गामा, गामा की यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, अल्फा की आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, अल्फा पे चार्ज है, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, गामा का मास भी 0, चार्ज भी 0। बीटा को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, -1 E0, -1 E0, ये बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, -1 E0, ये याद रखना हमेशा, अल्फा बीटा गामा, गामा चार्ज 0 मास 0, चार्ज जी, गामा रेडिएशन कहते हैं इसको, एनर्जी होती है इनके अंदर, -1 E0, ये क्या है, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। और पॉजिट्रॉन बोलूं अगर मैं बोलूं पॉजिट्रॉन, तो +1 E0, ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट चार्ज होगा पॉजिट्रॉन पे, मास सेम होगा पॉजिट्रॉन का, +1 E0, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, H+, प्रोटॉन क्या है, H+ है प्रोटॉन। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अभी मैंने जो बात बताई है उसमें ये याद रखना है कि गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर, किसी भी मेटल कॉइल के अंदर जाने की पावर बहुत कम होगी, अल्फा की बहुत ही कम होगी इसकी, अल्फा की किसी भी मेटल फॉइल को पेनिट्रेट करने की पावर क्या होगी, बहुत कम, गामा की सबसे ज्यादा, गामा रेडिएशन से सबसे ज्यादा। डाउट तो नहीं किसी को? चलो ये आ गया यहाँ पे। अब रदरफोर्ड मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, इसने अपने मॉडल में क्या किया, इसने अपने मॉडल में लिया पहले तो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सही ना, ये जैसे एक स्क्रीन ले ली, इसको ऐसे मान लेते हैं कुछ, ये इसने ली स्क्रीन, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ले ली, और ये यहाँ पे कोई भी सोर्स जो एमिट कर सकता है, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स जो एमिट करेगा, क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है विच विल एमिट अल्फा पार्टिकल्स, क्लियर, अल्फा पार्टिकल जो एमिट करेगा रेडियो एक्टिव सोर्स, जैसे पोलोनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, लेड हो सकता है, ये सब क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट, तो ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स आए इससे, बहुत सारे आएंगे, मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारी अल्फा रेज आएंगे ऐसे। और जैसे ही थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से टकराएंगी तो ऑलमोस्ट ऑल द रेज, ऑल द अल्फा रेज, they penetrated this very thin foil of gold which was only 0.6 micrometer। तुम सोच सकते 0.6 माइक्रोमीटर यानी 0.6 into 10⁻⁻⁶ मीटर, इतनी पतली, इतनी थिन फॉइल थी ये, लेकिन उसको अल्फा पार्टिकल जो जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट थी वो भी इसको पेनिट्रेट कर गए। और गोल्ड फॉइल, ये जो गोल्ड फॉइल है, इसका गोल्ड का मास सबको पता है, गोल्ड फॉइल, वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, इसका मास होता है 79, इसका मास कितना है, 79, इसको ये पेनिट्रेट कर गए हैं। और मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज दे वेंट स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज दे वेंट स्ट्रेट, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, एक्यूट एंगल होगा, ये इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट हो गई थीटा एंगल से, वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, थीटा एंगल से कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, सही ना, थीटा एंगल से कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, बहुत कम, मतलब ये लगा लो कि ग्रेटर देन 99% ऑफ द रेज वेंट स्ट्रेट, ग्रेटर देन 99% ऑफ द रेज वेंट, अल्फा रेज वेंट स्ट्रेट। और ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन ली है ना पीछे, ये जो मैंने कवरिंग की है, ये एक्चुअल में जिंक सल्फाइड स्क्रीन, डिटेक्टर कह लो उसको, इसको डिटेक्टर कह लो, या जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि रेज आएंगी ना तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, पता लगेगा कि कुछ आ रहा है इसके ऊपर, पता लगेगा कि कुछ आ रहा है, इसलिए ज्यादातर हम यही लेंगे जिंक सल्फाइड, ये इसके ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, पता लगेगा कि इसके ऊपर कुछ आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द रेज वेंट स्ट्रेट एंड फ्यू ऑफ देम वर डिफ्रेक्टेड थ्रू सम एंगल, फ्यू ऑफ देम क्या था, अराउंड 0.14%, 0.14% वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, और कुछ ऐसे थे जो मोर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम, मतलब जो क्या कहते हैं डिफ्लेक्ट हुए थे 1 in 8,000,
1 in 8,000 were deflected through angle greater than 90 degree. 1 in 8,000 and 1 in 20,000, 20,000 में सिर्फ एक रिट्रेस्ड देयर पाथ, और बिल्कुल सेंटर में हो रहा था वो। 20,000 में सिर्फ एक दे रिट्रेस्ड देयर, अपने पाथ को रिट्रेस किया था, दे एक्चुअली बाउंस बैक, वो पीछे ले गए थे बिल्कुल। इससे क्या पता लगा, देखो 99% वेंट स्ट्रेट, इसका मतलब क्या है, जैसे ये है न्यूक्लियस, तो 99% रेज ऐसे चली, स्ट्रेट चली गई। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है, पहली लाइन ये इसके क्या है, कंक्लूजन क्या मिला इससे कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे वेंट स्ट्रेट, दैट मींस मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी, पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या था, few deflected through some angle, that is 0.14% deflected through some angle, ये जैसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये रेज आई, ये डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से थीटा एंगल से, जो डिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे वो 0.14% थी, यानी कुछ ना कुछ अराउंड सेंटर में कोई एक हार्ड मास है, ये पता लगा। देयर इज सम हार्ड मास प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर, ऐसे इससे पता लगा। लेकिन जो बाउंस बैक कर गई वो एक्जेक्टली एट द सेंटर थी, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो रेज हैं, जो मेन मास है एटम का, वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। मेन मास जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस बोला गया। मेन मास यहाँ से पता लगा थर्ड लाइन से, मेन मास जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द एटम, एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस, इसको हमने बोला न्यूक्लियस। तो ये बातें सारी ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये बातें सारी ध्यान रखनी है, कंक्लूजन सब पढ़ा होगा। मैक्सिमम रेज स्ट्रेट गई, एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी, कुछ डिफ्लेक्ट हुई थ्रू सम एंगल, इसका मतलब कुछ हार्ड मास है इसके अंदर। बीच में जो थे वो रे बिल्कुल बाउंस बैक कर गई, यानी जो मेन मास है इट इज कंसंट्रेटेड, मेन जो एटॉमिक मास है वो सेंटर पे है और पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए बाउंस बैक कर गई, इसलिए रिपेल्ड हो गई कंप्लीट, इसलिए कंप्लीटली रिपेल्ड हो गई। ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब जो एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए, जो एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए, सही ना, जो एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए वो कितने होंगे, वो कितने होंगे वो नोट करना है एक बार। ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ ना, यहाँ पे ये थीटा एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए वो कितने हुए डिफ्लेक्ट, वो नोट करना है एक बार। और जो रेज आती है ना, ये रेज आई है, ये 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक सेकंड में 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक सेकंड के अंदर 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है रेज, इतनी स्पीड होती थी। तो अब जो स्कैटर हुई है रेज, अब तुम में से जिसने पढ़ा हुआ ना, कॉपी देख के नहीं बोलना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा कितने, 0.1 अगर तुम्हें निकालना एग्जैक्ट 0.14 ये सही है, 0.14% एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड जो थे वो इनवर्सली क्वेश्चन इसके थे sin थीटा बाय 2 की पावर 4, sin थीटा बाय 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इफ इनिशियल रेज वाज वर ni, अगर हमने जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे वो ni थे, अगर हमने जो पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे वो ni थे, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा वाज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, वाज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ke स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है sin थीटा बाय 2 की पावर 4, ये आएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो इनिशियली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स bombarded on this thin foil of gold। तो n थीटा जो आएगा एग्जैक्ट अगर निकालना तुम्हें, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस लेवल पे तुम्हें आना चाहिए, एडवांस लेवल पे। तो क्या आ जाएगा, k एक कांस्टेंट z बाय काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर इनटू इनिशियल अल्फा पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2 की पावर 4, sin थीटा बाय 2 की पावर 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड वो ये आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कांस्टेंट तो कोई वैल्यू दे रखी है, ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, सही है। अब नेक्स्ट है, ये तीन तो मेजर पोस्टुलेट से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों सिलेक्ट किए,
पहला पॉइंट कि अल्फा पार्टिकल, पहला तो यही है कि रदरफोर्ड एक्चुअल में रेडियोएक्टिविटी पे काम कर रहा था, तो अल्फा पार्टिकल्स की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में इसको पता था। मैं ये भी बोल सकते हैं। अदरवाइज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, किसी के भी न्यूक्लियाई से रिपेल हो जाएंगे। गोल्ड के फॉइल का न्यूक्लियाई हैवी था, जितना हैवी न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्कैटरिंग, उतने ज्यादा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे। वो तुम्हें दिख रहा होगा n थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, n थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो n थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर के है, यानी एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतने पार्टिकल्स स्कैटर ज्यादा होंगे। जैसे लेड का 82 होता है तो और ज्यादा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे। यहाँ पे गोल्ड लिया है, लेड लेते हैं तो और पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड के। तो ये भी पता होनी चाहिए बातें। जेड से और थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जेड से और थीटा से, कि जेड बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ एन इनिशियल क्या है? ये ना इनिशियली जो हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, वो ni है। क्लियर है ध्रुव? यस सर। चलो अभी ये क्लियर हो गया तुम्हें। अब डिटेक्टर जेडएनएस की स्क्रीन, जो हमारे पुराने टीवी होते थे ना, उनके अंदर भी यही स्क्रीन होती है। जेडएनएस की स्क्रीन होती थी। हमें कोई स्पार्क कैथोड रेज जा रही है या कोई भी रेज जाएंगी तो उसको डिटेक्टर लाइट होती है, लाइट चमकती है, स्पार्किंग होती है, तो लगता है कि कोई ना कोई रेज आ रही है। इसलिए डिटेक्टर हमने क्या लिया है? जेडएनएस की स्क्रीन। अच्छा ये यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट अब है, अब इसी के अंदर इसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बताया था। अदरवाइज तो तुम्हें पता भी होगा थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? अगर मैं तुमसे, चलो एक बार इतने पूरी क्लास में कौन आंसर करता है? ये लेते हैं किसने बोला है? सर मैंने 10 रेज़ टू ध्रुव ने 10 रेज़ टू पावर -5 रेडियस ऑफ एटम। हाँ सही है। तो ये पता जरा ध्रुव, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सर ये तो उनके इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं डिपेंड करेगा, इनका रेडियस न्यूक्लियस से तो कोई वो लेना देना नहीं है ना। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ध्रुव एक मिनट रुक जा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ओके सर। सबको आना चाहिए चीज, तुम लोग निकाल नहीं पा रहे कोई। अच्छा चलो एक बार बता गर्व तू। यस सर। सर 10 की पावर -4 होता है लगभग। अब बोल गर्व। सर आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ आ रही है, बोल बोल। सर 10 की पावर -4 के राउंड होता है। नहीं नहीं गलत बोल रहा है तू बिल्कुल। एक तो तू यूनिट नहीं बोल रहा, सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहा है। सर वो आपने रेडियस रेशो पूछा है ना सर? अच्छा रेशियो आंसर दे रहा तू। वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या 10 की पावर माइनस में आएगा? ये सोच तू एटम बड़ा है कि न्यूक्लियस बड़ा है। सर आपने ऊपर एटम बोला है, फिर पहले क्या बोला है? ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा तेरे को? देख एक बार गर्व। सर 10 की पावर फिर इसका 4 आएगा सर। 10 के 4 आंसर है। चेतन ने आंसर दे दिया, चेतन का आंसर बिल्कुल सही है। चेतन का आंसर बिल्कुल सही है अभी तक। और कोई सी आंसर देना है? और किसी बच्चे को आंसर देना हो? चलो एक बार सोच के आंसर, तो सबको आता है ये, रीजॉइन कर लेंगे एक बार। सर 10 की पावर 15 हुआ क्या? हाँ बिल्कुल सही है गर्व। रीजॉइन करेंगे सब।